दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई इस समय तिहाड़ जेल में बंद है और सूत्र बताते हैं कि दिन भर में वो 2 घंटे हनुमान चालीसा का पाठ करता है, हफ्ते में एक बार सुंदरकांड का पाठ करता है, दिन भर में वो 5-7 लीटर दूध पी जाता है और दिन भर में 2 बार तगड़ी एक्सरसाइज करता है। इसके साथ पूरे गैंग को ऑपरेट करता है उसी तिहाड़ जेल से व्हाट्सएप और फोन के जरिए। सोचिए कितना खतरनाक सुनने में ही लग रहा है। लेकिन लॉरेंस की एक और कहानी निकल के सामने आती है कि लॉरेंस इतना बड़ा गैंगस्टर अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से बना। एक और तथ्य निकल के आता है कि चुनाव हारने के बाद लॉरेंस इतना बड़ा गैंगस्टर बना। क्या है पूरी कहानी इस वीडियो में हम समझेंगे, लेकिन इससे पहले ये समझें, उससे पहले मुंबई को समझना पड़ेगा। मुंबई में ऐसा लग रहा है कि अंडरवर्ल्ड की वापसी हो गई है। जिस तरह से फिल्म स्टार, अभिनेता, नेता डरे हुए हैं लॉरेंस के खौफ से, उससे ये लग रहा है कि अंडरवर्ल्ड की वापसी हो गई है। हर एक बड़े एक्टर्स और बड़े पैसे वाले को लग रहा है कि अब कहीं उनका तो नंबर नहीं। कैसे बन गया लॉरेंस इतना बड़ा गैंगस्टर, उसको समझने के लिए लॉरेंस के बचपन में चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले बचपन में चलते हैं और लॉरेंस का जन्म आपको बताते हैं। लॉरेंस का जन्म 12 फरवरी 1993 में पंजाब के फिरोजपुर गांव में हुआ था। बचपन में लॉरेंस इतना गोरा पैदा हुआ था कि इसकी माताजी ने इसका नाम लॉरेंस रखा था। लॉरेंस एक क्रिश्चियन शब्द है और क्रिश्चियन लोग अपने बच्चों का नाम लॉरेंस रखते हैं। लॉरेंस का मतलब होता है चमकता हुआ सफेद। और बचपन में ये गोरा था, अभी भी बहुत स्मार्ट है। बचपन में ये गोरा स्मार्ट था, इसलिए माताजी ने इनका नाम लॉरेंस रखा था। इनकी माताजी पढ़ी लिखी थी और इनके पिता जो थे वो हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे। एक और कांस्टेबल का बेटा देश का अंडरवर्ल्ड बना था, बाद में वो दूसरे देश में चला गया। ये दूसरे कांस्टेबल है और ये भी अंडरवर्ल्ड से कम नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पर इतने बड़े जुर्म को अंजाम दे रहे हैं, उसके बाद से उसका जिम्मेदारी भी ले रहा है। चलिए आगे समझते हैं। लॉरेंस के पिता ने 1997 में पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी और किसान बन गए थे। बिश्नोई 2010-2012 में अबरोहर में पढ़ाई की, जो 12वीं तक की पढ़ाई है अबरोहर में ही की। उसके बाद से 2011 में चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज चले गए। वहां पर स्टूडेंट यूनियन के लीडर से इनकी मुलाकात हुई जिसका नाम था गोल्डी बरार, और उसके बाद से दोनों में दोस्ती हुई। फिर मामला तो आप समझे होंगे कि गोल्डी बरार का नाम अभी तक आपने नहीं सुना होगा, तो गोल्डी बरार भी आगे गैंगस्टर है, आगे मैं समझाऊंगा। लेकिन उसके बाद से स्टूडेंट यूनियन में जाने के बाद इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया लॉरेंस बिश्नोई ने। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, SOPU, और इसी के बैनर तले लॉरेंस जो है वो चुनाव लड़ना शुरू कर दिया। चुनाव लड़ने के लिए सारे हथकंडे अपनाए, सारी चीजें अपनाई। शराब पिलाया, लोगों को हटकाया, बहलाया, फुसलाया, प्यार किया, डांटा, लेकिन चुनाव हार गया। चुनाव हारने के बाद असली खेला शुरू होता है। चुनाव हारने के बाद से, मैं शुरुआत में बताया ना, सिक्के का एक पहलू और है। चुनाव हारने के बाद वो हार नहीं माना, उसके बाद से उसने एक पिस्टल खरीदी और उसके बाद से बदला लेना शुरू किया। और 2011 में जब चुनाव लॉरेंस हारने वाली टीम से सामना हुआ तो भिड़ंत हो गई और फायरिंग हो गई। पहला मुकदमा लॉरेंस पर वही दर्ज हुआ जिससे वो चुनाव हारा था, उसी से भिड़ंत हो गई और पहला मुकदमा दर्ज कर दिया गया। हत्या का प्रयास, मारपीट, डकैती जैसे अपराध उसके बाद से लॉरेंस के लिए आम बात हो गई थी, आम घटना हो गई थी। मतलब ये छोटी बात हो गई थी। पहली बार गोली चलाई, चुनाव हारने के बाद मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद मुकदमा देखकर, जमानत देखकर और वकील वाला मैनेजमेंट देखकर इसको मजा आने लगा कि जेल के अंदर से भी मैनेजमेंट चल सकता है, वकील के रॉब से भी मैनेजमेंट चल सकता है, जज को मैनेज किया जा सकता है। ये सारी चीजें लॉरेंस समझ पाता था। अब लगने लग गया था कि मुकदमा एक श्रृंगार है और उसी को उसी तरह से देखा जाए। 2013 तक बिश्नोई एक खतरनाक व्यक्ति बन चुका था। उस पर तब तक बहुत सारे मुकदमे हो चुके थे, बड़े अपराध जैसे हत्या का प्रयास, लूटपाट, डकैती, इस टाइप के बड़े अपराध। 2013 तक लॉरेंस का सिक्का चल रहा था और 2013 में पता है लॉरेंस की कितनी उम्र थी? मात्र 20 साल। 20 साल की उम्र थी और लॉरेंस का सिक्का चल रहा था 2013, क्योंकि उम्र 1993 में पैदा हुआ था। तो सोचिए 2013 तक 20 साल की उम्र में लॉरेंस का सिक्का चल रहा था। 2013 लॉरेंस बिश्नोई शराब गिरोह, तस्करी, हथियार जैसे कारोबार में शामिल हो चुका था। इस समय लॉरेंस की उम्र 20 साल थी। अक्सर गिरोह में हत्यारों को पनाह देता था, उन्हें सुरक्षा संसाधन मुहैया कराता था। 2014 में राजस्थान पुलिस के साथ इसकी मुठभेड़ भी हुई। इसका कहना यह था ना कि जो लोग इसके गुट में शामिल होते थे, एक स्मार्ट था, दूसरा ये अपनी बातों से लोगों को मना लेता था।
था। तीसरा, उनको सपने दिखाता था कि कनाडा में हमारी व्यवस्था है, अगर यहाँ अपराध करोगे मैं कनाडा में सेट करा दूंगा, पैसे दूंगा, रुपए दूंगा, वकील हमारे हैं, सारी सेटिंग मेरी है, सब कुछ करो। अपराधी इससे अट्रैक्ट होते थे, बातें कमाल की किया करता था। आप समझिए, जेल के अंदर से सारा मैनेजमेंट संभाल रहा है, जेल के अंदर इंटरव्यू दे देता है, तो सोचिए कितने बड़े मैनेजमेंट के साथ ये आदमी चलता है। बाद में सब लोग भले सस्पेंड हो जाएं। आगे समझने की कोशिश करते हैं। गर्लफ्रेंड के चक्कर में बना गैंगस्टर, एक मैंने अभी बताया चुनाव के चक्कर में बना गैंगस्टर, दूसरा गर्लफ्रेंड के चक्कर में बना गैंगस्टर। देखिए, कहा जाता है ना कि हर एक आदमी, कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है और नाकामयाब आदमी के पीछे भी औरत का हाथ होता है। अब कामयाब है ये, नाकामयाब है ये नहीं जानता हूं, लेकिन औरत का चक्कर इसमें भी है। चलिए, लेकिन इत्तेफाक ये है कि वो औरत इस समय दुनिया में नहीं है, ऐसा कहा जाता है। जो रिपोर्ट्स है मैं वही बता रहा हूं। कहा जाता है कि अब्रोहर में कॉन्वेंट स्कूल में जब ये पढ़ता था तो उसके साथ एक लड़की थी, गर्लफ्रेंड थी, उससे बहुत प्यार करता था, शादी के सपने दोनों ने देखे थे। लेकिन जब चुनाव हुआ था, चुनाव जब हुआ था ये छात्र संघ वाला, उस चुनाव में हार हुए थे, उसके बाद गैंगवार हुई थी। उस गैंगवार में इसकी गर्लफ्रेंड का मर्डर कर दिया गया था। उस मर्डर के बाद से ये गैंगस्टर बना और फिर बाद में चुन चुन कर लोगों से बदला लिया। एक कहानी ये भी कही जाती है, लेकिन ये कहानी कितनी सच है कितनी झूठ है इस पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हर जगह ये कहानी बताई जाती है और इससे कोई इनकार भी नहीं करता है। चलिए आगे समझते हैं। शूटरों का मसीहा, शूटरों का मसीहा है ये। जो लोग शूटिंग समझते हैं, जो लोग अपनी प्रोफाइल पे गन लगाते हैं, इसकी एक खास टीम है जो ये देखती है कि कौन गन का बहुत शौकीन है, कौन लड़का कम उम्र में गन चला रहा है, कौन पिस्टल बेच रहा है। ऐसे लोगों को ये रखता है, उनको मसीहा बनाता है। और इसके शूटर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश में काम करते हैं। उनका नेटवर्क दुनिया भर में फैला हुआ है। बिश्नोई जेल में मैनेजमेंट प्रणाली के अंदर बहुत शानदार है और इसके गिरोह जो लोग शामिल होते हैं उन लोगों को खूब पैसा देता है, खूब व्यवस्थाएं करता है। मैंने शुरुआत में बताया, सपने दिखा देता है कि भाई कर देंगे, ये कर देंगे। अब देखिए, बाबा सिद्दीकी की हत्या जिन लोगों ने की, उन 3 लोगों की अपनी जो हैसियत थी वो कुछ नहीं थी। एक बहराइच के थे, एक कहीं और के थे, और कहीं और के थे। अगर प्रोफाइल उन लोगों की देखेंगे जिन लड़कों ने हत्या की है, लो प्रोफाइल के, कोई कबाड़ी का काम करता था, कोई पेंटर था, कोई कारपेंटर था, इस टाइप के लोग काम करते थे और उन्होंने हत्या दे दी, क्योंकि पीछे का जो बैक सपोर्ट था वो बहुत मजबूत था, वो लॉरेंस था। अब ऐसे समझिए कि एक पिक्चर आई थी गंगा जल, तो उसमें ड्राइवर कहता है जब साहब ही बैठे हैं तो मारिए चक्का दे दीजिए। तो समझिए, लॉरेंस कहता है ना, हम है ना पीछे से, किसी को भी वो बना देता है और वो आदमी उसका काम सेट कर देता है। इसी से लॉरेंस का जो फिरौती वाला काम है वो बहुत आसानी से चलता है। बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि बैठे बैठे वहीं से फोन करता है, फिरौती का पैसा पहुंच जाता है। बहुत सारे लोग ये बताते ही नहीं है कि लॉरेंस ने हमको फोन किया था और 2 करोड़ रुपए मांगा था। डर इस नंबर का है। और बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद ये डर अब 100 गुना बढ़ गया है। अब लोग ये कह रहे हैं कि लॉरेंस ने, अगर किसी को मजाक में भी लॉरेंस का नाम लेके किसी ने फोन किया ना, तो उसकी भी स्थिति बदल जाएगी। अभी हनी सिंह वाला आपने देखा था, एक चैनल पे आए थे हनी सिंह, वो बता रहे थे कि वो लॉरेंस और गोल्डी बरार का हुआ तो उनको ऊपर सरकार ने सुरक्षा दे दी। आज सलमान खान के बाहर एकदम छावनी पड़ गई है, बाहर लिखा हुआ है कि विजिटर ना आए यहाँ पर। सोचिए, सलमान खान जैसे एक्टर तो देश के लिए अच्छा काम करते हैं, पिक्चरें बनाते हैं, अब वो डर के साए में रह रहे हैं और डर के साए 2018 में रह रहे हैं। ये वीडियो चूंकि बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत लंबी, इसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। वो वीडियो आपके लिए और जानकारी के लिए होगी। उसमें मैं साफ साफ तमाम चीजों पे खुलासे करूंगा, जैसे कि बाबा सिद्दीकी की हत्या क्यों की गई, लॉरेंस बिश्नोई आखिर क्यों सेलेक्ट करके लोगों को इस तरह कर रहा है, लॉरेंस के पीछे किसका हाथ है, ये मैं आगे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल लॉरेंस को समझिए और लॉरेंस को जानने की कोशिश करिए। सलमान की सुपारी, अब देखिए यहां पर क्या हुआ था, इसको समझिए। 2016 में कांग्रेस नेता की हत्या का आरोप लॉरेंस पर जब लगा तो उसने फेसबुक के जरिए हत्या का खुद जिम्मा ले लिया। देखिए, एकदम बड़ा गैंग है, ये नहीं कि हत्या करके भाग गए, जिम्मा ले रहे हैं फेसबुक पे, हम ही मारे, तभी ये बड़े जाने जा रहे हैं। लेकिन संपत नेहरा 2018 में बेंगलुरु में पकड़ा गया। अब यहीं से खेल शुरू होता है संपत नेहरा के पकड़े जाने से। संपत नेहरा लॉरेंस बिश्नोई का शूटर था, ये पकड़ा गया 2018 में। पूछताछ में सामने आया कि संपत नेहरा जो है
उसने सलमान खान की सुपारी ली थी और वो सलमान खान को मारने जा रहा था। जैसे ही ये खबर पुलिस को पता चली और मीडिया में आई, लोग एकदम हड़कंप मच गया। 2018 की बात है और 2018 में ये मीडिया में खबर आई कि संपत नेहरा पकड़ा गया है, उसके पास से सलमान खान की रेकी और तमाम चीज मिले हैं और उसका निशाना सलमान खान था। 2018 की बात है और उस समय संपत नेहरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद 2020 में शॉप शूटर राहुल बाबा को सलमान की हत्या के लिए मुंबई भेजा गया था, लेकिन सारा प्लान फेल हो गया क्योंकि लॉकडाउन लग गया। 2 बार प्लानिंग की गई थी, समझ रहे हैं, 2 बार प्लानिंग की गई थी, 2018 2020, एक बार लॉकडाउन के चलते और एक बार पुलिस ने पकड़ लिया। इसी समय से पूरे देश में चर्चा होने लगी लॉरेंस जिसने सलमान को धमकी दी है। सलमान इतना छोटा नाम तो नहीं, जैसे ही सलमान के साथ किसी का नाम जुड़ेगा वो नाम उससे 10 गुना ऊपर चले जाएगा। अब ये बात अलग है कि इस समय लॉरेंस का नाम सलमान से ऊपर हो गया है। चलिए आगे समझते हैं सलमान खान की सुपारी लेने का कारण। अब इस कारण को समझने के लिए आपको थोड़ा धार्मिक होना पड़ेगा। इस कारण को समझने के लिए थोड़ा धार्मिक इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि लॉरेंस के साथ एक नाम और जुड़ा है, बिश्नोई समाज जो होता है वो हिरण की पूजा करता है, काले हिरण को भगवान मानते हैं। बिश्नोई समाज में हर पशु पक्षियों को देवी देवता मानते हैं और उसमें पशु हत्या का कोई भी विधान नहीं है और काले हिरण की पूजा करते हैं। जब सलमान खान ने काले हिरण को मारा था तो उसके बाद से उन पर मुकदमा भी चला था, तमाम चीजें, कोर्ट कचहरी का मामला वो अलग है, लेकिन बिश्नोई समाज बहुत नाराज था। वो कोर्ट से लेकर हर जगह सलमान का विरोध कर रहा था। इसी काले हिरण की वजह से लॉरेंस जो है वो सलमान के पीछे पड़ गया और कहा कि सलमान सार्वजनिक रूप से माफी मांग ले। सलमान ने कभी माफी नहीं मांगी, एक अलग ऐठन और एक उधर से अलग की नहीं भाई, सलमान माफी मांगे सार्वजनिक रूप से, सलमान माफी नहीं मांगी। तो काले हिरण वाले मामले से बिश्नोई समाज नाराज है और लॉरेंस को लिए एक ये बड़ा टारगेट बन गया कि सलमान को मारेंगे क्योंकि सलमान ने ही काले हिरण को मारा है। तो समझिए कि जिस काले हिरण को सलमान खान ने मारा था उसकी वो पूजा करते हैं, इस वजह से लॉरेंस ने सलमान को मारने का टारगेट बनाया है, सलमान को मारने की कोशिश कर रहा है। इसी के उसमें बाबा सिद्दीकी एक बड़ा नाम आया और बाबा सिद्दीकी के बाद जब जिम्मेदारी ली गई है तो उसमें यह कहा गया है कि उस पोस्ट में, फेसबुक पोस्ट में कहा गया है कि जो सलमान का सपोर्ट करेगा, सलमान के साथ आएगा, उसको जो है हम छोड़ेंगे नहीं और हमारे लोगों को जो परेशान करेगा, इसमें एक दावा यह भी किया जा रहा है कि इससे पहले सलमान खान पर जिसने घर पे गोलियां चलाई थी उसको दाऊद गैंग ने मार दिया था और गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की जो सीधी दुश्मनी है वो दाऊद से कंपटीशन आपस में करते हैं। इसलिए ये माना जा सकता है कि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में ये वाला पहलू भी निकलकर कहीं ना कहीं सामने आ रहा है क्योंकि उस पोस्ट में लिखा है कि बाबा सिद्दीकी दाऊद के समय में मकोका में गिरफ्तार हुए थे, उनके ऊपर मकोका भी लगा था, उनके ऊपर दाऊद के साथ संबंध के आपसी रिश्ते भी थे, सलमान को भी इससे जोड़ा जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि हमारा नुकसान करोगे तो हम अपने भी नुकसान के लिए तैयार रहो। फिलहाल सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, तमाम नेताओं की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, लेकिन हम इसको और अच्छे से समझेंगे इस तरह से कि गैंग में कितने लोग काम करते हैं। जो आर्टिकल लिखे जाते हैं उसमें 700 लोग बताए जाते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करते हैं, लेकिन यह महज बहुत छोटा आंकड़ा है। 700 नहीं, कम से कम 7000 की संख्या है इनके गैंग में काम करने वाले मेंबर की। इसको स्लीपर सेल भी कहते हैं। कहीं से किसी को एक्टिव कर देते हैं और किसी को सुपारी लेने के लिए भेज देते हैं और किसी को किसी के माध्यम से करा देते हैं। ये यहीं तक सीमित नहीं है, आगे समझने की कोशिश करिए। जेल से चलता फिरता बिश्नोई का जो सिक्का है, तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन सारा काम जो है वहीं से चलता है, वहीं से फोन से मैनेजमेंट होता है। बताने वाले ये भी बताते हैं कि 20-20 फोन रखे हुए हैं और मैनेजमेंट अंदर का पूरी सहायता और मदद करता है। बिश्नोई का इंटरनेशनल सिंडिकेट, अब इसको समझिए, इंटरनेशनल सिंडिकेट पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर अमनदीप मुल्तानी है। अमनदीप मुल्तानी को अमेरिका पुलिस ने बीते दिनों गिरफ्तार
गिरफ्तार किया था। लेकिन अमनदीप जो है वो ड्रग्स का काम करता है और इसका जो है लगातार काम फैला हुआ है। इसके काम में, ड्रग्स के काम में तमाम लोग इन्वॉल्व हैं और बाहर से फोन कराना, बाहर से धमकी देना और बाहर पैसा उठा ले जाना, मतलब यहां नहीं, अमेरिका से सीधे फोन आएगा यहां पर कि इसको इस माध्यम से क्रिप्टो करेंसी और तमाम माध्यम से पैसा भेजो, इस टाइप का। दूसरा जो इनका गुर्गा है, दूसरा इसका जो सबसे अच्छा दोस्त है वो इटली सहित, उसका नाम मोंटी है और इटली सहित तमाम देशों में उसका काम चलता है। ये भी ड्रग्स का व्यापारी है। तो ये समझिए, दो इसके विदेश में जो है वो बड़े सिंडिकेट चलते हैं, एक मोंटी जो इटली का प्रसिद्ध माफिया है और दूसरा अमनदीप जो यूएस में बड़ा कांड करता था और अमेरिका पुलिस उसे बीते दिनों गिरफ्तार की है। तीसरे नंबर पर है गोल्डी बरार। हालांकि पहले नंबर पर ही गोल्डी बरार को रखना चाहिए। गोल्डी बरार लॉरेंस बिश्नोई का सबसे करीबी समर्थक कह लीजिए, दोस्त कह लीजिए और गैंग का लीडर कह लीजिए, वो माना जाता है। वो तो क्रमवार मैंने ऐसे रखा है तो गोल्डी बरार को तीसरे नंबर पे आ गया। लेकिन गोल्डी बरार, सिद्धू मूसेवाला कांड में भी गोल्डी बरार का नाम आया था, जिम्मेदारी भी ली गई थी। तो गोल्डी बरार सबसे करीबी है और गोल्डी बरार कनाडा में रहता है और वहीं से सारे जो है ऑपरेशन को अंजाम देता है। और इसको अगर समझने की कोशिश करेंगे तो तह के अंदर जाएंगे तो बहुत सारी चीजें निकलेंगी। अब देखिए, लाइफस्टाइल मैंने आपको शुरुआत में बताई है कि भक्त टाइप आदमी है, मांस मदिरा का कोई सेवन नहीं है और जेल में रहने के दौरान बहुत लोग इससे प्रभावित होते हैं। कई अंदर के सूत्र बताते हैं बहुत लोग प्रभावित होते हैं। अंदर घंटों घंटों की पूजा, सुंदरकांड का पाठ, एक्सरसाइज, उसके बाद से सात्विक खाना पीना, यही सब चलता है जेल के अंदर। जो सेटिंग वेटिंग होती है वो कैसे करता है ये मुझे नहीं पता है। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई का उस्ताद, आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा इन सब तमाम चीजों के बारे में। चूंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं अभी समेट रहा हूं। जो कल मेरी वीडियो आएगी उसमें मैं बाबा सिद्दीकी संबंधित, शुरुआत में ही बताया, बाबा सिद्दीकी संबंधित बातें भी बताऊंगा कि लॉरेंस का क्यों बाबा सिद्दीकी ही टारगेट बने, और ये भी बताऊंगा कि कैसे कैसे कहां कहां कब कब शुरुआत हुई और किन किन लोगों के नामों में लॉरेंस का नाम आया। साथ में तमाम चीजें टेक्निकल बताऊंगा। जाते जाते आप पूछते हैं ना कि हर चीज में कोई ना कोई किसी के पीछे रहता है, कोई उस्ताद रहता है, कल उनकी भी कहानी बताऊंगा। इनके उस्ताद का नाम था, लॉरेंस बिश्नोई के उस्ताद का नाम था जग्गू भगवानपुरी। जग्गू भगवानपुरी एक बड़ा गैंगस्टर था, अभी वो भी तिहाड़ में जेल बंद है। पैसे वाला गैंगस्टर था, बहुत पैसा था। शुरुआती दिनों में जग्गू भगवानपुरी जो था वो लॉरेंस बिश्नोई का भगवान था और लॉरेंस बिश्नोई को हथियार से लेकर पैसा तक मुहैया कराने की जिम्मेदारी जो होती थी वो लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरी ही करता था। तो आज कहानी थी लॉरेंस बिश्नोई की। बाबा सिद्दीकी की कहानी मैं कल लेकर आऊंगा कि बाबा सिद्दीकी कौन थे, कहां से उनकी शुरुआत होती है और बाबा सिद्दीकी की हत्या तक सारी बातें बताऊंगा। उनके परिवार के बारे में बताऊंगा, लॉरेंस बिश्नोई को भी उसमें ऐड करूंगा। तो कल की वीडियो का इंतजार कीजिएगा। लेकिन आज आप इस वीडियो में कितना नया जाने ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल ये सब देखकर अगर कोई युवा है तो अपराध के लिए प्रेरित ना हो, ये सिर्फ जानकारी है, क्योंकि ये जानकारी आप सबको होती रहनी चाहिए। अपराध का इस समाज में कोई स्थान नहीं है। हम गांधी के देश में रहते हैं जहां अपराध और हिंसा का कोई स्थान नहीं है। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। आप इस वीडियो के बारे में कमेंट करिएगा और अगर शेयर करना चाहेंगे तो शेयर भी करिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।